हेलो डियर स्टूडेंट्स। उस दिन अपन ने 10th क्लास का साइंस 1 चैप्टर का पहला लेसन ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने वो बनाया था और उसमें ग्रेविटेशनल अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात की थी। अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स का डेरिवेशन भी अपन ने निकाला था कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की जो डेरिवेशन होती है वो जिसको अर्थ ग्रेविटी कहते हैं, ग्रेविटी के बारे में हमने निकाला था, ग्रेविटी के बारे में पढ़ा था। आज उसके बाद अपन पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कल हमने पढ़ा था कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है अर्थ की वो जी से हम डिनोट करते थे। जी इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर होता था। और इसकी वैल्यू हमने निकाला था कि इसकी वैल्यू जो होती थी वो अप्रोक्सीमेट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होती थी। किन किन चीजों पे डिपेंड करता था हमने ये भी देख लिया था कि जी तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो फिर मास और डिस्टेंस, आर क्या है, डिस्टेंस, उस पर डिपेंड कर रहा है। अगर मास बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगी, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, घटेगी। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में अपन ने डिस्कस किया था और इस पे आगे बात करेंगे। फिलहाल मान लिया जाए कि अगर आपको निकालना है acceleration due to gravity of any planet, acceleration due to gravity of any planet, p की अगर हम बात करें, कोई भी planet है, कोई भी planet, तो उसका क्या होगा, तो g तो कांस्टेंट है, उस planet का मास, अब उस planet के मास को हमने mp ले लिया और उस planet के सरफेस यानी रेडियस तो r p स्क्वायर, ये प्लेनेट का होगा, किसी भी प्लेनेट के। अगर किसी ने बोला मून का निकालिए तो आप बोलेंगे जी मून इक्वल्स टू कैपिटल जी मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। यानी जनरली अगर किसी भी प्लेनेट या किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट के मास और उस ऑब्जेक्ट के रेडियस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बस चलिए मान लीजिए इसी पे बेस्ड अगर हमने एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ planet having mass twice the mass of Earth and radius is 1.5 times radius of अर्थ। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, कोई भी प्लेनेट है, अब इसका रिलेशन दिया है, अब वो प्लेनेट का रिलेशन किसके साथ दिया है, अर्थ के साथ, कि ये अर्थ के रेडियस का 1.5 टाइम है। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम लेट कर लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, कैसे करेंगे उसके बाद हम बात करते हैं। लेट कर लेते हैं कि लेट आरपी एंड एमपी बी द मास ऑफ प्लेनेट। ठीक है, और एम ई एंड आर ई is the mass and radius of earth। कोई प्रॉब्लम यहां तक समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि हमें प्लेनेट का अर्थ के रिस्पेक्ट में दिया है, तो हमें क्या करना है, अर्थ का भी और प्लेनेट का दोनों का हमने क्या कर लिया,
रेडियस और मास लेट कर लिया, तो आप क्या कहेंगे कि जी अर्थ की हम बात करते हैं, ये जी लिख दिया, जी मतलब जी अर्थ की, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ क्या होता है, तो दैट इज जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको समझ में रहा होगा क्योंकि हमने सिर्फ m को m e से रिप्लेस किया क्योंकि हमने m e लेट किया है। ये आप इक्वेशन फर्स्ट लिख लो। दूसरा, अगर किसी प्लेनेट का निकालना है तो जीपी इक्वल्स टू क्या होता है, तो आपने पढ़ा है कि जीपी इक्वल्स टू होता है जी एम पी अपॉन आर पी। आप कहेंगे जी एम पी अपॉन आर पी होल स्क्वायर होता है। ठीक है, कर दिया। अब क्या गिवन है, तो आपका गिवन दिख रहा है कि गिवन ये है कि एमपी जो है प्लेनेट का जो मास है ट्वाइस द मास ऑफ अर्थ, यानी एमपी इज 2 ऑफ एम ई है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे गिवन है कि प्लेनेट हैविंग मास ट्वाइस दैट, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, ट्वाइस द मास ऑफ अर्थ, एमपी इक्वल्स टू 2 एम हो गया। अब अगर हम बात करें आरपी की, प्लेनेट की रेडियस क्या है, तो आरपी इज 1.5 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ, तो आप कहेंगे कि ये हो जाएगा 3/2 टाइम्स, यानी 3/2 आर ई। अब अगर इसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें जीपी में, तो आपका जीपी क्या होगा, जीपी इक्वल्स टू हो जाएगा, देखिए जीपी इक्वल्स टू हो जाएगा कैपिटल जी के बाद एमपी की जगह पे आप लिख दीजिए 2 me अपॉन आरपी की जगह पे लिख दीजिए 3/2 आर ई होल स्क्वायर। अब इसको अगर आपने सिंप्लीफाई किया तो ये आता है 2 GME अपॉन 9/4 आर ई स्क्वायर। ओके, अब ये 4 ऊपर जा रहा है तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 4 2 8, 8 अपॉन 9 कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। और जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर क्या है, तो जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर ये आपका क्या है 8/9 इंटू जी ई है। ओके जी, अब जी की वैल्यू हमने पढ़ा है कि जी की जो वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेट कितना है 9.8, 9.8। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये आ जाएगा 8/9 इंटू 9.8। अगर इसको आप डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 1.08 अप्रोक्सीमेट, 1.08 इंटू 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8.64 ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसकी ग्रेविटी जो होगी वो कितनी होगी 8.64 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ऐसे सॉल्व होगा। चलिए अब ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं कि इस तरह का तो अपन सॉल्व कर लेंगे, अपन को पता है कि जी की वैल्यू 9.8 होता है, प्लेनेट किसी का भी निकालना है तो जी एम पी अपॉन आर पी होल स्क्वायर होता है, इस तरह से हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब ये डिपेंड किस पे करता है उन सब के बारे में बात करते हैं। जैसे हमने बताया था लास्ट वीडियो में कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी भी प्लेनेट का हो वो उस प्लेनेट के मास और रेडियस या फिर ये कहिए डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए डिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगा या घटेगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो अपन बात कर लेते हैं कि किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। पहले तो जी डिपेंड्स, पहला हाइट, हाइट अगर हाइट बढ़ती है तो देखिए होता क्या है कि अगर हम m को कांस्टेंट लेते हैं तो आपका g इक्वल्स टू क्या होता है कैपिटल जी एम अपॉन आर। जैसे मान लिया जाए ये आपका अर्थ है, ये इसकी मास है, ये है क्या है रेडियस है। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ रखा तो ये h बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ रहा है, ये आपका h है। तो हमने पढ़ा था कि जितना डिस्टेंस होता है उस पर डिपेंड होगा।
तो आप कहेंगे यहाँ पे r, यहाँ तक का डिस्टेंस r और यहाँ से ये डिस्टेंस h, आप बोलेंगे r प्लस h का होल स्क्वायर। अब ये कांस्टेंट है तो आप बोलेंगे कि g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r प्लस h होल स्क्वायर, यानी इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी ये वैल्यू अगर बढ़ेगा तो ये वैल्यू क्या होगा, घटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि h increases when g decreases। अब अगर मान लीजिए h बहुत ज्यादा हो जाए, इतना हो जाए कि नीचे की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए, क्या हो जाए, इनफाइनाइट। मतलब ये कि हमने लेट कर लिया कि अगर r प्लस h इक्वल्स टू इनफाइनाइट, इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हो जाए तब g क्या होगा, तो g इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन इंफिनिटी। और एनीथिंग में अगर इंफिनिटी बहुत बड़ी वैल्यू से आप डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो इंफिनिटी पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर मान लिया जाए, दूसरा कंडीशन, अगर हम नीचे की तरफ आए, अंदर की तरफ, डेप्थ, तो दूसरा कंडीशन है डेप्थ। डेप्थ में क्या होगा, मान लीजिए हमने यहां से सरफेस पे ना रख के यहां रख दिया, यानी सरफेस से गहराई कितनी हो गई, डी गहराई हो गई, डेप्थ की हम बात कर रहे हैं। तो अब क्या होगा कि डी गहराई हो गई, तो अब ये एक ऐसा इमेज बनेगा। मतलब ये है कि ये इसके बाहर का ये जो मास है, ये अर्थ का ये मास इनइफेक्टिव हो गया। मतलब ये कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में अब ये इफेक्ट नहीं कर रहा। मतलब ये कि जैसे जैसे डेप्थ बढ़ रहा है वैसे वैसे मास का भी कुछ क्राइटेरिया घट रहा है। डेप्थ बढ़ेगा तो मास घटेगा। अब अगर मान लिया जाए कि ये सेंटर O है, ये पॉइंट A है, तो OA कितना होगा, तो आप बात करेंगे कि अगर D डेप्थ है तो OA जो होगा, OA इक्वल्स टू हो जाएगा आपका R माइनस डी। कोई प्रॉब्लम नहीं, देखिए क्यों नहीं है, इसलिए कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका R है और ये डिस्टेंस D है। तो ये अगर डिस्टेंस निकालना है तो क्या करेंगे, ये डिस्टेंस को माइनस कर लेंगे, तो आपका OA आ गया। OA कितना आ गया, R माइनस डी। अगर हम लेट कर लें कि लेट द अर्थ इज यूनिफॉर्म। अब ये यूनिफॉर्म क्यों लेट कर रहे हैं, इसलिए कि अर्थ यूनिफॉर्म होगा तो डेंसिटी बराबर होगी, हैविंग डेंसिटी रो, यूनिफॉर्म हैविंग डेंसिटी रो, ये डेंसिटी है। अब डेंसिटी क्या होता है, हमने पढ़ा है कि डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो चलिए डेंसिटी अगर हम यहाँ पे बात करें कि डेंसिटी रो है, रो इक्वल्स टू मास m होता है। और वॉल्यूम क्या होगा, तो अर्थ एक स्फीयर है, स्फीयर, तो स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है, तो आप बात करते हैं कि स्फीयर की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया ये अर्थ। तो यहां से अगर हम मास निकालेंगे तो m जो होगा, m इक्वल्स टू 4/3 रो पाई आर क्यूब हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं कि ये जो इफेक्टिव मास है अर्थ का, ये तो पूरे अर्थ का है, अब ये इफेक्टिव मास जो एक्चुअली इफेक्ट कर रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, उसकी रेडियस क्या होगी, तो उसकी रेडियस OA होगी और वो भी एक स्फेरिकल पार्ट होगा। तो आप कहेंगे कि मास ऑफ, या फिर इफेक्टिव मास ऑफ अर्थ लिख देता हूं डायरेक्ट,
इफेक्टिव मास ऑफ अर्थ वो कितना होगा, तो आप बोलेंगे m डैश की बात कर देते हैं। m डैश इक्वल्स टू 4/3 पाई r माइनस डी होल क्यूब। ये इसका क्या हो गया, तो ये इसका वॉल्यूम हो गया, और वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, यानी इसमें हम रो से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। ये आपका हो गया मास। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि जी एट डी, जी डी क्या होगा डेप्थ पे, यहाँ इस सिचुएशन पे जहां पे हम बात कर रहे हैं, तो जी डी इक्वल्स टू क्या होता है, तो हमने बताया था कि मास पे डिपेंड करेगा। तो आप कहेंगे कि कैपिटल जी एम डैश अपॉन आर डैश स्क्वायर। ठीक है, जी कितना है, रहने दीजिए कांस्टेंट, m की वैल्यू कितना है, तो 4/3 पाई r माइनस डी क्यूब अपॉन ये कितना है, तो r डैश, तो r माइनस डी का होल स्क्वायर, एक से एक कैंसिल। ठीक है, तो ये आपका बचा g की वैल्यू, जी डी इक्वल्स टू 4/3 पाई r माइनस डी। हम इसकी बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है, देखिए जी डी ये पूरा आपका क्या हो गया कांस्टेंट। तो आप कहेंगे कि डेप्थ वाली जो बात है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r माइनस डी। ओके, मतलब ये कि r माइनस डी की वैल्यू बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगा। ठीक है ना, कि अगर ये बढ़ेगा r माइनस डी increases then gd मतलब acceleration due to gravity at depth d increases, ये भी इंक्रीज करेगा। अगर मान लिया कि r माइनस डी ये बढ़ रहा है, तो ये कब बढ़ेगा, जब d कम होगा, यानी d depth decreases then gd increases। लेकिन डेप्थ तो कितना हो सकता है, जीरो हो सकता है। अगर हम सरफेस पे बात करें तो जी के इक्वल होगा, और अगर डेप्थ बढ़ रहा है, डेप्थ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो आर माइनस डी कम होगा, आर माइनस डी कम होगा तो जी टी क्या होगा, कम होगा। तो डेप्थ इंक्रीजेस, डेप्थ अगर बढ़ेगा, तो डेप्थ अगर बढ़ेगा तो आर माइनस डी डिक्रीजेस, अब r माइनस डी डिक्रीज करेगा दैट मीन जी डी डिक्रीजेस, जी डी घटेगा। अब अगर मान लिया जाए केस कि d जो है डेप्थ ये इक्वल हो जाए r के रेडियस के, इस सिचुएशन में r माइनस डी क्या हो जाएगा, r माइनस डी हो जाएगा जीरो। अब r माइनस डी जब जीरो हो जाएगा, क्यों जीरो होगा, क्योंकि d और r डेप्थ भी r के इक्वल है, तो r माइनस r जीरो हो जाएगा। इस सिचुएशन में जी डी क्या हो जाएगा, जीरो। दैट मीन्स एट द सेंटर ऑफ अर्थ, एट द सेंटर ऑफ अर्थ g इक्वल्स टू जीरो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है। ये अपन ने डिपेंडेंस के बारे में पढ़ लिया। एक और पॉइंट है इसमें डिपेंडेंस का जो अपन अभी बात करेंगे, फिर आगे फ्री फॉल्स वगैरह के बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन की अपन बात करते हैं। ये थर्ड कंडीशन क्या है, तो थर्ड कंडीशन है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड, लैटिट्यूड का मतलब होता है, जो अपन बात करते हैं ना पैरेलल्स, जैसे मान लीजिए आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि ये अर्थ है, तो हमें पता है कि अर्थ की जो पोल होती है, पोल, पोल के पास अर्थ थोड़ा सा ऐसे चपटा, जहां पे भी हम पोल की बात करें वहां पे अर्थ जो है थोड़ा सा ऐसे।
आपने पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये होता है सेंटर, और इसके चारों तरफ एक लाइन ऐसे जाएंगे, मान लीजिए ऐसे। ये रीजन जो होता है ना, ये रीजन जो हम बात कर रहे हैं जिस रीजन की, इस रीजन को हम कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर, ये इक्वेटर रीजन है। तो अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल अर्थ के इक्वेटर होगा, अब यहां से ये पैरेलल लाइन ऐसे जाता है, पैरेलल लाइन पोल से ऐसे जाता है, इसको अपन मेरिडियन कहते थे, और एक लाइन जो जाती थी वो ऐसे ऐसे जाती थी, है ना, ऐसे ऐसे। तो अगर मान लीजिए इसी को हम लैटिट्यूड्स कहते हैं, अगर हम यहाँ पे हैं तो ये लैटिट्यूड्स है, यहाँ पे गए ये लैटिट्यूड्स, यहाँ पे आए ये लैटिट्यूड्स, यहाँ आए अलग लैटिट्यूड्स। इस तरह से मान लीजिए हम पोलर रीजन इस सिचुएशन में, तो आप बात करेंगे कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये देखिए ये है O और ये A है। OA कितना है, R है। लेकिन अगर यही डिस्टेंस यहाँ आ जाए इस सिचुएशन में, ये अगर B है तो ये OB है, तो यहाँ पे दिखेगा कि चूंकि B पॉइंट पे हमारी अर्थ क्या है, थोड़ी सी चपटी है अंदर की तरफ। अर्थ जो है वो थोड़ी सी क्या है, चपटी है अंदर की तरफ। तो जब अंदर की तरफ चपटी है तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आप कहेंगे कि OA जो है वो बड़ा हो जाएगा OB से। जब OA OB से बड़ा होगा, अब अगर कोई कहेगा आपको कि पोल रीजन, इसी को हम पोल कहते हैं, यानी B पॉइंट पे या फिर मान लीजिए यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको निकालना है G, तो आप कहेंगे G पोल क्या है, पोल पे अगर हम बात करें तो G पोल पे आपका सारा कुछ वैसे ही रहेगा, कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R पोल का स्क्वायर हो जाएगा। अब पोल पे R क्या होता है, कम होता है, तो यहाँ पे ये कम होगा, यानी G पोल कम हो ज्यादा हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि G पोल ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, तो G इक्वेटर। इक्वेटर पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उससे ज्यादा होगा, और सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ होता है, पोल पे होता है, और इसकी वैल्यू अप्रोक्स 9.82 के आसपास होता है, और इक्वेटर पे 9.77 अपन ने जो फाइंड किए। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए इसको लिख लेते हैं। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कई बार आता भी है और आ भी चुका है, जिसको हम कहते हैं केप्लर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। चलिए अब पढ़ते हैं केप्लर्स लॉ क्या है। व्हाट इज केप्लर्स लॉ? केप्लर्स के 3 लॉ है, पहले अपन समझ लेते हैं कि होता क्या है। जैसे मान लिया जाए, हमने पढ़ा है कि सारे प्लेनेट जो है वो सन के अराउंड मूव करते हैं। सोलार सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, तो सोलार सिस्टम से रिलेटेड है कि सारे प्लेनेट जो हैं वो सन के अराउंड मूव करते हैं। तो हमने ऐसा सोचा था कि सन के अराउंड एक सर्कुलर पाथ होता है। सर्कुलर पाथ मतलब ये है कि यहाँ पे सन है और इसके चारों तरफ एक सर्कल में सारे प्लेनेट मूव कर रहे हैं। ये प्लेनेट है, ये ऐसे मूव कर रहे हैं, ये इस प्लेनेट से ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि ये अगर सन है तो ये डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो फिर जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो पूरे ईयर तक आप कहेंगे कि क्लाइमेट सेम होना चाहिए, सीजन भी सेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो हमारा पहले का ऐसा धारणा था कि सन के अराउंड सारे प्लेनेट एक सर्कुलर पाथ पे मूव करते हैं। ये क्या था, गलत था। तो केप्लर्स ने पहले लॉ में, सबसे पहले लॉ में यही कन्फाइन किया कि कोई भी प्लेनेट सन के अराउंड सर्कुलर पाथ पे मूव नहीं करता। तो किस पाथ पे मूव करता है, तो उसने बोला एलिप्टिकल पाथ पे मूव करता है। एलिप्टिकल, अब एलिप्स से बना है एलिप्टिकल पाथ। एलिप्टिकल मींस अंडे के शेप जैसा, अंडे के शेप की तरह का पाथ। जैसे मान लिया जाए ये ऐसा पाथ की हम बात कर रहे हैं, ये इस पाथ पे मूव करता है, इसको हम कहते हैं एलिप्स। अब एलिप्स बनाते हैं तो थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं। तो ये एक्सिस होता है, ये सेंटर है, और यहां से
ये मान लीजिए ऐसा है, तो ये जो बड़ा वाला है इसको हम कहते हैं मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस, और ये जो छोटा वाला है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इसको हम कहते हैं माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस। ठीक है, तो केपलर्स ने सबसे पहले ये बताया कि कोई भी प्लैनेट मूव करता है तो किस पे मूव करता है, एलिप्टिकल पाथ पे, एलिप्टिकल ऑर्बिट भी कहते हैं, इसी को कहते हैं ऑर्बिटल्स लॉ, फर्स्ट लॉ। तो पहला केपलर्स का लॉ अगर हम बात करेंगे, फर्स्ट लॉ यानी केपलर्स फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ में क्या होगा कि कोई भी प्लेनेट है, मान लीजिए ये प्लेनेट है, अब ये प्लेनेट इस पे मूव करेगा, ये इसकी वेलोसिटी होगी v, ठीक है, तो ये एलिप्टिकल पाथ यहां से ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करता हुआ। अब इसमें दो फोकस होते हैं, ये यहां से लेके यहां तक ये दो फोकस है, एक फोकस है f1 और ये दूसरा फोकस है f2। अब सन की पोजीशन जो होंगे वो f1 पे हो या फिर f2 पे, तो दो फोकस होते हैं, उन दोनों के में किसी एक पे सन सिचुएटेड है, या तो यहाँ पे है या फिर यहाँ पे। तो पहला लॉ उसका ये था, पहला क्या बोलता था कि प्लेनेट revolves around the sun on an elliptical path, and sun is at one of its foci। ये फोका है, फोकस का प्लूरल। ये पहला लॉ था कि प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन ऑन एन इलिप्टिकल पाथ एंड सन इज एट वन ऑफ इट्स फोका। सन जो होता है वो उस इलिप्टिकल पाथ के किसी एक फोकस पे प्रेजेंट रहता है, ये पहला लॉ था। दूसरा लॉ भी है इसका, ठीक है, दूसरा लॉ क्या है बात करते हैं। तो दूसरा लॉ ये था कि अगर मान लीजिए सन यहां है और ये यहां है, अब एक डेफिनेट टाइम में, अभी मैं इसको मिटा देता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं, डेफिनेट टाइम इंटरवल हमने टी लिया, टी टाइम में ये प्लैनेट यहां आ गया, मान लीजिए ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, ए से बी पे आ गया। अब इसको सन से हमने ज्वाइन कर दिया, ये हमारा सन है, सन से ज्वाइन कर दिया। तो अब क्या कहता है कि अगर हमने इस रेडियस वेक्टर को सन से ज्वाइन किया तो एरिया कुछ ट्रैप होगा, स्वेप्ट होगा, ये एरिया है। और उसी टाइम इंटरवल में अगर मान लीजिए ये यहां से यहां पर है प्लैनेट, और यहां से ये प्लैनेट मूव होके यहां आ गया, इसको हमने बोला कि ये सी पॉइंट है और ये क्या है डी पॉइंट। अब अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं, ठीक है, इसको हमने ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे एरिया स्वेप्ट हुआ, तो क्या कहता है ये एरिया क्या रहता है, इक्वल रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब अगर मान लीजिए वही यहां से डी से मिलके यहाँ पे आ जाए, फिर अगर हमने इसको ज्वाइन किया और यहाँ पे जो एरिया होगा ये इक्वल होगा। तो सेकंड लॉ क्या है, सेकंड लॉ ये है, सेकंड लॉ ये कहता है कि द एरिया स्वेप्ट बाय द प्लैनेट ज्वाइनिंग, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं द एरिया स्वेप्ट बाय द प्लैनेट ज्वाइनिंग द सन, है ना, ये इज सेम इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम, यानी सेम इंटरवल ऑफ टाइम में जो एरिया ट्रेवल करता है, एरिया स्वेप्ट करता है, वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। मतलब ये कि यहाँ का एरिया जो है वही एरिया यहाँ का होगा, वही एरिया यहाँ का होगा। इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी यहाँ पे अगर दूर है तो कम हो सकता है,
और नजदीक है तो वेलोसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी वेलोसिटी बढ़ती है इस सिचुएशन में ऐसा कि ओवरऑल एरिया क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। तो आप क्या कहेंगे, सेकेंड लॉ आप कहेंगे कि एरिया स्वेप्ट बाय द प्लैनेट around the sun is constant in equal time interval। इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं कि इक्वल एरिया इज स्वेप्ट बाय द प्लैनेट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये हो गया सेकंड लॉ। थर्ड लॉ क्या है, जो थर्ड लॉ की अपन बात करेंगे, ठीक है, पहले इतना लिख लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड लॉ की। थर्ड लॉ क्या है, थर्ड लॉ भी रेडियस और टाइम इंटरवल पे है कि टाइम इंटरवल यानी टाइम पीरियड्स क्या होता है। देखिए टाइम पीरियड की हम बात करें, किसी भी प्लेनेट का टाइम पीरियड क्या होता है, तो आप बात करेंगे कि टाइम पीरियड जो होगा, जैसे मान लीजिए ये सन है, अब सन के चारों तरफ ये कोई प्लेनेट मूव कर रहा है, तो टाइम पीरियड क्या होगा, तो टाइम पीरियड इस पूरे एक कंप्लीट रोटेशन करने में, यार फिर कहिए रिवॉल्यूशन करने में जितना टाइम कोई प्लेनेट लेता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो आप कहेंगे, तो पढ़ा हुआ है 9th क्लास में आपने पढ़ा है, टाइम पीरियड इक्वल्स टू क्या होता है, तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन is known as time period। ठीक है, तो थर्ड मान लीजिए ये सन है, यहां से कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ, ये यहां से आया फिर यहां पे आ गया, ये एक टाइम पीरियड हुआ। तो इसने क्या बोला, थर्ड लॉ ऑफ केपलर का जो है थर्ड लॉ थर्ड लॉ है द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, the square of the time period of any planet around the sun is directly proportional to the cube of semi major axis। देखो सेमी मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस ये है, यहां से यहां तक का ये आधा, तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होता है, इसको हमने आर ले लिया, क्या ले लिया, आर। तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि T1 अपॉन T2, दो प्लेनेट, एक प्लेनेट का टाइम पीरियड T1 है, दूसरे प्लेनेट का टाइम पीरियड T2 है, तो T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इक्वल्स टू R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब, ये होता है। या फिर आप इसको दूसरे तरीके से इधर भी ला सकते हैं कि टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज कांस्टेंट।
ये था कैपलस के थर्ड लॉ। अब इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं, वो अपन सॉल्व करेंगे। फिलहाल ये टी स्क्वायर इक्वल्स टू आर क्यूब। अब अगर इसको प्रूव करना है तो कैसे प्रूव कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल हम करेंगे। ठीक है, चलिए लिखिए फिलहाल। चलिए मान लिया जाए यहां सन है और यहां कोई प्लेनेट है, इन दोनों के बीच फोर्स लगेगा और वो फोर्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, एफ जी, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि ये प्लेनेट v वेलोसिटी से, कांस्टेंट v वेलोसिटी से ये चारों तरफ मूव कर रहे हैं, तो हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा था और हमने पढ़ा था कि सर्कुलर मोशन में अगर मान लीजिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r हो, ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, तो इस सिचुएशन में ये होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब अगर मान लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स को हमें सेंट्रीपिटल फोर्स की मदद से निकालना है, कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर इसकी रेडियस r है, ये वेलोसिटी v है, तो हमने पढ़ा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो mv² r, ये fg के इक्वल होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स को हमने fg बोला, और ये mv² r के इक्वल है। अब v की वेलोसिटी, अगर v हमें निकालना है, v तो हमें पता नहीं, तो हम क्या कहेंगे कि अगर इसकी रेडियस r है और टाइम पीरियड t है, टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड इक्वल्स टू t है, तो आप कहेंगे कि यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल जो होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वो यहां से शुरू हुआ और फिर यहीं आ गया। आप कहेंगे कि ये तो सर्कमफ्रेंस के इक्वल है, आप बोलेंगे डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल्स टू 2 पाई r हो जाएगा। टाइम पीरियड t है, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, तो आप कहेंगे कि वेलोसिटी जो होता है दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में डिस्टेंस ट्रेवल किया 2 पाई r, और टाइम कितना है, तो टाइम इज t, तो आप कहेंगे कि 2 पाई r अपॉन t हो जाएगा। ये अगर हमने यहां पे पुट कर दिया वेलोसिटी की जगह पे, तो वेलोसिटी की जगह पे आप पुट कर देंगे 2 पाई r अपॉन t इस इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा m 2 पाई r अपॉन t होल स्क्वायर अपॉन r। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा f इंटू जी के। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि m इंटू 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर इंटू r, एक r से एक r क्या हो गया, कैंसिल। और अभी अपन ने पढ़ा था कि t स्क्वायर जो होता है, t स्क्वायर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। तो केपलर्स के थर्ड लॉ से आप लिख सकते कि टी स्क्वायर इक्वल्स टू के आर क्यूब होगा। ये आपका है केपलर्स थर्ड लॉ। तो केपलर्स के थर्ड लॉ से अगर टी स्क्वायर की जगह पे आर क्यूब पुट करेंगे तो आपको एफ जी जो है वो कितना मिलेगा, तो वो मिलेगा 4 पाई स्क्वायर एम आर अपॉन के आर क्यूब। एक आर से एक आर कैंसिल, आर स्क्वायर बचे, तो आप यहां से सॉल्व किए कि 4 पाई स्क्वायर एम अपॉन आर
स्क्वायर इंटू के, तो आप यहाँ पे के को एक साथ रख लीजिए और 1/r² को तो यहां से अपन को पता ये चला कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। और यहां से एक टर्म आया इनवर्स स्क्वायर लॉ, मतलब ये कि F ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर, इसको हम कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ में क्या होगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ कोई भी एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द क्वांटिटी, यानी वो क्वांटिटी अगर एक बढ़ रहा है तो उसके स्क्वायर के बराबर दूसरी क्वांटिटी घट रहा है, उसको हम कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो हमने जो ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था वो पढ़ा था G, तो G/m/r², वो r क्या था, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ही वेरीफाई कर रहा था। चलिए लिख लीजिए फटाफट। इसके बाद पढ़ते हैं फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट। फ्री फॉल क्या है और उस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं जो आते हैं, किए जाते हैं। फ्री फॉल से क्या समझते हैं? फ्री का मतलब होता है स्वतंत्र, खुद ब खुद, फॉल मतलब गिरना। जैसे मान लीजिए हमने इसको यहाँ रखा, छोड़ दिया, ये खुद से नीचे गिर गया, ये हो गया आपका फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट। तो फ्री फॉल मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे की तरफ आना, उसको हम कहते हैं फ्री फॉल। तो फ्री फॉल का मतलब हो गया, आप अगर लिखेंगे कि फ्री फॉल, व्हाट इज फ्री फॉल, तो फ्री फॉल का मतलब होगा द फॉल, फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए यहाँ, और वो नीचे की तरफ आ रहा है बिना कोई एक्सटर्नल फोर्स दिए हुए। तो यहाँ पे कौन सा एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा है इस ऑब्जेक्ट पे? ये ऑब्जेक्ट का मोशन नीचे है, इसका मतलब यहाँ पे ग्रेविटी वर्क कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ग्रेविटी की वजह से गिर रही है तो उसे हम कहते हैं फ्री फॉल। तो फ्री फॉल का मतलब हो गया द फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी, उसको हम कहते हैं फ्री फॉल। ग्रेविटी की वजह से जो फॉल हो रहा है उसको हम कहेंगे फ्री फॉल। अब देखिए, मान लिया जाए कि ये अर्थ है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां है तो ये तो गिरेगी नीचे की सरफेस पे, लेकिन यही इस ऑब्जेक्ट को अगर हमने यहां रख दिया, अब यहां रखा और इसको हमने छोड़ दिया, वो नीचे की तरफ फॉल होगी, कहां, सरफेस पे। ठीक है, तो इस सिचुएशन में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है फ्री फॉल की कंडीशन में, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g जो है वो डायरेक्टेड किधर होगा, डाउनवर्ड। क्यों? क्योंकि हेवी ऑब्जेक्ट अर्थ है, तो अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। तो अगर हम इसको यहां छोड़ दिए तो इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है मार्कर पे, वो किधर की तरफ एक्ट हो रहा है, नीचे की तरफ। तो अगर नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है तो इसकी डायरेक्शन फोर्स की नीचे होगी, तो अगर इसको छोड़ेंगे तो वो किधर आएगा, फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इस सिचुएशन में जब फ्री फॉल होता है तो फ्री फॉल के कंडीशन में पहली बात करेंगे कि फ्री फॉल कंडीशन में पहला g इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, g जो है वो डाउनवर्ड्स होता है पहला। और दूसरा कंडीशन जो फ्री फॉल की है कि जब फ्री फॉल हो रहा है तो हमने इसको छोड़ दिया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0।
तो इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू जीरो, यानी यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी u है, u इक्वल्स टू जीरो। एक्सेलरेशन a क्या है, g है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि वर्टिकल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन हमने पढ़ा था 9th क्लास में कि कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे जाता है तो तीन काइनेमेटिक्स पढ़े थे। कितने काइनेमेटिक्स पढ़े थे, तीन। ये हॉरिजॉन्टल के लिए तीन था कि हमने पढ़ा था v इक्वल्स टू u प्लस at। फिर आपने पढ़ा था s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और लास्ट जो था v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन मोशन के काइनेमेटिक्स पढ़े थे, वो तीन मोशन के काइनेमेटिक्स यहाँ पे भी यूज होंगे। तो अगर मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और अगर अर्थ सरफेस पे इसकी वेलोसिटी v हो गया, तो अब बोला जाए कि टाइम कितना लिया, तो आप थर्ड काइनेमेटिक्स यूज करेंगे यूजिंग काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स का मोशन क्या हो जाएगा यहाँ पे फ्री फॉल के कंडीशन में, तो आप फ्री फॉल के कंडीशन में काइनेमेटिक्स लिख दीजिए। काइनेमेटिक्स वो होगा पहला v इक्वल्स टू जी टी, ये फ्री फॉल, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगा तो। t क्या है, टाइम। फिर h हाइट, हमने यहां से a है और ये सरफेस b है, ए बी को h लेट कर लिया। हाइट इक्वल्स टू क्या होगा, तो h इक्वल्स टू ut होता है, तो u तो जीरो है, तो जीरो इंटू टी जीरो, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा जीरो, यहाँ पे भी पूरा टर्म जीरो, ये पूरा टर्म जीरो। तो आप बोलेंगे कि h इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। और तीसरा कंडीशन जो v स्क्वायर है, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh, इसकी जगह हमने h हाइट रख लिया। ये है फ्री फॉल का कंडीशन। अब अगर मान लिया जाए इसका अपोजिट है कि आप कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ये अर्थ है, अब कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए अर्थ की सरफेस पे है, ठीक है, इसको आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं। अब कहा जाए कि किस वेलोसिटी यानी कितने टाइम के बाद वो जस्ट फॉल हो जाए, ऊपर जाएगा, तो क्या होगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो अगर हम फ्री फॉल की बात करें तो फ्री फॉल में क्या होता है कि जब कोई वेलोसिटी ऊपर से नीचे की तरफ, कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ गिराते हैं तो फाइनल वेलोसिटी जो होता है v वो बढ़ता है। लेकिन अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो क्या होता है कि कुछ देर बाद वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आता है। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u है तो ये u इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ऊपर फेंकने के लिए हमें कुछ वेलोसिटी देनी पड़ेगी। तो उसको जब हम वेलोसिटी देंगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है और कुछ एक टाइम होगा जहां पे इसकी वेलोसिटी फाइनल जीरो हो जाएगी। जैसे ही फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी वो फिर से फ्री फॉल कंडीशन में आ जाएगा और फिर से वो नीचे की तरफ आना शुरू होगा। तो अगर ऑब्जेक्ट की मोशन ऊपर की तरफ, ये है डायरेक्शन ऑफ मोशन, ऊपर की तरफ हम इसको फेंक रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन, अप टू ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर लगेगा, ऑलवेज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। तो ऑलवेज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स है, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इधर है, मोशन उधर है। इसका मतलब इस सिचुएशन में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसको नेगेटिव लेंगे। क्या लेंगे, नेगेटिव। तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में अगर किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं तो g तो डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स ही होगा, तो g इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड इसको नेगेटिव लेते हैं, टेकन एज नेगेटिव। फाइनल वेलोसिटी जो है इसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होगा, लेकिन एक टाइम के बाद एट अ सर्टेन टाइम इट्स फाइनल वेलोसिटी विल बी जीरो। आप कहेंगे आफ्टर या फिर एट सर्टेन टाइम, एट सर्टेन टाइम, और हाइट भी कह सकते हैं, और हाइट इट्स फाइनल वेलोसिटी v विल बी जीरो। और वो सर्टेन टाइम निकाल सकते हैं,
और वो सर्टेन वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर यहाँ से हम बात करें तो v 0 हो जाएगा, तो अगर हमें हाइट निकालना होगा तो हाइट भी निकाल सकते हैं, कितना होगा, समझ गए, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी एट सर्टेन हाइट पे, कुछ हाइट रहेगी डिस्क्राइब की हुई, वहां पे वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए फिर अब हम इस पे सॉल्व करते हैं। ये दो टर्म पढ़ना था कि सर्टेन हाइट पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, तो लिख लीजिए और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करते हैं। और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आता है, हम पिछले साल भी आया था और 2020 में भी इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आया था। अच्छा इसमें काइनेमेटिक्स की बात कर लेते हैं, जो भूल गया। काइनेमेटिक्स की अगर हम बात करें तो काइनेमेटिक्स क्या होगा, जब अपवर्ड हम फेंक रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो काइनेमेटिक्स जो होगा वो होगा v इक्वल्स टू u माइनस gt। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी ऊपर जाते जाते क्या होता है, घटता है। अगर हम h की बात करें तो h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। और अगर हम v स्क्वायर इक्वल्स टू बात करें तो u स्क्वायर माइनस 2gh। ये तीन कंडीशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये वैल्यू 0 हो जाएंगी फाइनल वेलोसिटी, और हाइट निकालना होगा कि कितने हाइट पे किसी ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएंगे, तो हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। लिख लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन है, when a stone is dropped from a height of 19.6 मीटर, ओके। पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं कि हाइट h दिया हुआ है 19.6 मीटर, तो फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। तो t निकालना है, व्हाट, u इक्वल्स टू 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है। तो आपको हाइट दिया हुआ, आपके पास तीन काइनेमेटिक्स है, क्योंकि ये फ्री फॉल है, ड्रॉप कर रहे हैं तो फ्री फॉलिंग हो रहा है, तो तीन कंडीशन होगा, v इक्वल्स टू gt, ओके, h इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल्स टू 2g। हमें क्या निकालना है, टाइम। टाइम का कौन सा है, तो देखिए ये तो दिया नहीं है, ये यूज नहीं होगा क्योंकि इसमें वेलोसिटी दी है, यहाँ पे वेलोसिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, h का कॉन्सेप्ट है, हाइट। तो हाइट का यहाँ पे है टर्म और हाइट का यहाँ पे है, तो हाइट का यहाँ हाइट के साथ टाइम का रिलेशन है, लेकिन यहाँ हाइट के साथ टाइम नहीं है, तो हम थर्ड यूज नहीं करेंगे। कौन सा काइनेमेटिक्स यूज करेंगे, सेकंड काइनेमेटिक्स। तो आप लिखेंगे यूजिंग सेकंड काइनेमेटिक्स, कौन सा है, h इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर। h की वैल्यू आप पुट कर दीजिए 19.6 इक्वल्स टू 1/2, g की वैल्यू 9.8 इंटू टी स्क्वायर। अब इसको इधर ला दीजिए, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 इंटू 19.6, ये इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड में 9.8 इक्वल्स टू टी स्क्वायर, ये 1 टाइम ये 2 टाइम्स, तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 एंड टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड लेगा। अगर इसको हम 19.6 मीटर से अगर हम उसको फ्री फॉल करा रहे हैं तो 2 सेकेंड लेगा। अब इसमें एक और कंडीशन होता है कि हम इसमें एयर रेसिस्टेंस को इंक्लूड नहीं करते। कुछ एयर रेसिस्टेंस भी होता है जो उसको नीचे गिरने में रोकेगा, नीचे गिरने से, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, अज्यूम नहीं कर रहे। अब कह रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी बाय व्हिच इट स्ट्राइक द, फाइंड द वेलोसिटी एंड टाइम पता है हमें, हमने पढ़ा है कि वेलोसिटी v इक्वल्स टू g इनटू t, क्योंकि g तो कांस्टेंट है, ये हमें लेना ही है। हर बार में हमें पता है कि g की वैल्यू 9.8 या फिर अगर गिवन हो तो 10 लेते हैं। तो v किस वेलोसिटी से ये सरफेस को स्ट्राइक करेगा, तो v इक्वल्स टू g 9.8 इनटू t की वैल्यू कितना है 2, यानी 19.6 मीटर पर सेकंड से ये क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। ठीक है, ये हो गया पहले वाले का
आंसर। दूसरा क्वेश्चन है और दूसरे का सॉल्यूशन ये है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट। अब अगर मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को यहां से फेंक रहे ऊपर की तरफ, कितने हाइट पे जाना, तो हमने पढ़े थे कि मैक्सिमम हाइट कब होगा, जब इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, 0। तो आप कहेंगे कि एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट के लिए फाइनल वेलोसिटी का 0 होना जरूरी है। फॉर मैक्सिमम हाइट v मस्ट बी इक्वल टू 0। अब क्या है, ये फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट नहीं है, फेंक रहे ऊपर की तरफ। इस इक्वेशन में g इक्वल्स टू क्या लेंगे, -g। तो आप बात करेंगे कि v स्क्वायर, क्योंकि हमें हाइट ही निकालना है, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर -2gh। क्योंकि फाइनल वेलोसिटी हम लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, तो ये थर्ड काइनेमेटिक्स हमारे पास यूज होगा। और यहाँ पे g की वैल्यू 10 लेना है, तो ये आपका हो गया 0 इक्वल्स टू u स्क्वायर -2gh। इसको इधर लाएंगे तो 2gh इक्वल्स टू u स्क्वायर एंड h इक्वल्स टू हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g, क्योंकि यहाँ ये g मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में, u की वैल्यू 10 दिया है तो 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू g की वैल्यू भी 10, 10 से 10 कैंसिल, ये 1 और ये 5। इसका मतलब h जो होगा हाइट 5 मीटर होगा। देख लीजिए इसको, इस तरह से क्वेश्चंस आपके आएंगे। ये दो क्वेश्चंस है, हमने दो क्वेश्चन सॉल्व कराया और इस पे बेस्ड आपके टेक्स्ट बुक में कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो सॉल्व कर लेंगे, प्रैक्टिस हो जाएंगे। और कोई भी डाउट्स वगैरह रहा तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम उस पर यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए देख लीजिए इसको। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है और ये आपका लास्ट टॉपिक है, स्केप वेलोसिटी। स्केप का मतलब होता है भाग जाना। यानी मान लीजिए अर्थ से आपने एक बॉल को फेंका, तो क्या ये बॉल रिटर्न होके नीचे नहीं आता, आ जाता। लेकिन वही अगर मान लीजिए किसी सैटेलाइट को हम सेंड करते हैं, या मान लीजिए किसी सैटेलाइट को हम एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट में भेजते हैं, जैसे अभी मिशन मंगल आपने देखा होगा, मिशन मंगल में क्या था कि एक सैटेलाइट को हमने क्या किया, मार्स पे भेजा था। तो कैसे वो आकर जा रहा है भाई, जब हम किसी बॉल को फेंकते तो वो तो लौट के आ जाता है, तो ये सैटेलाइट मार्स पे कैसे चला जाता है। तो सैटेलाइट मार्स पे आखिर बॉल लौट के क्यों आता है, तो बॉल लौट के आता है उसके रीजन ये है कि अर्थ की ग्रेविटी उसको खींचती है नीचे की तरफ। यानी हम जो वेलोसिटी उसको देते हैं, अभी जब हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे तो उसमें देखा कि एक वेलोसिटी देते जो है ऑब्जेक्ट को, वो वेलोसिटी इतनी सफिशिएंट नहीं होती है कि वो जीरो ना हो। यानी जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ जाती है वेलोसिटी कम होती है और एक सर्टेन हाइट पे जीरो हो जाती है, और जैसे ही जिस हाइट पे जीरो हुई वहां से वो फ्री फॉल शुरू हो जाता है। तो अगर मान लिया जाए किसी ऑब्जेक्ट को हम इतनी वेलोसिटी दे दें, सर्टेन वेलोसिटी इतना ज्यादा कि वो जीरो कहां हो, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, यानी अर्थ की ग्रेविटी के बाहर। अब इनफाइनाइट पे अर्थ की ग्रेविटी कितनी होती है, जीरो। अब वहां पे जाके अगर जीरो हो जाए, तब उस सिचुएशन में क्या होगा कि वो लौट के नीचे नहीं आएंगे। तो वो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करेंगे, भेजेंगे, उस वेलोसिटी को हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। अगर एस्केप वेलोसिटी की हम डेफिनेशन की बात करें तो आप क्या कहेंगे, द मिनिमम वेलोसिटी, द मिनिमम वेलोसिटी given to an object such that it escapes from Earth's gravitational field, escapes from Earth's gravitational field, या रीजन भी लिख सकते हैं, field is known as escape velocity.
वेलोसिटी। ठीक है, तो क्या हमने लिखा एस्केप वेलोसिटी, द मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू एन ऑब्जेक्ट सच दैट इट एस्केप्स फ्रॉम Earth's gravitational field is known as escape velocity। अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड यानी ग्रेविटी का रीजन है चारों तरफ, उस रीजन को क्या कर जाए, क्रॉस कर जाए, पार कर जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, अर्थ्स ग्रेविटेशन एस्केप वेलोसिटी। अब चलिए मान लिया जाए कि ये अर्थ है, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसकी मास m है। अब इसी ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ। तो अब हमने इसको एक वेलोसिटी दिया, इस वेलोसिटी को हमने एस्केप v ले लिया, तो क्या होगा कि ये मान लीजिए यहां तक रीजन ये इनफाइनाइट यहां है, यहां आने के बाद इसकी वेलोसिटी यानी एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। टोटल एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो। टोटल एनर्जी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जीरो हो जाती है। तो आप कहेंगे कि एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी टोटल एनर्जी इक्वल्स टू जीरो। यहां पे टोटल एनर्जी जीरो हो जा रही है, तो सेम वही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम ये बोले कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के तहत कि यहां पे जब टोटल एनर्जी जीरो है, तो यहां पे भी टोटल एनर्जी क्या होगी, जीरो। तो आप कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, टोटल एनर्जी एट सरफेस ऑफ अर्थ मस्ट बी इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब टोटल एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी अब हम जानते हैं कि अर्थ सरफेस की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, वो होता है फॉर्मूला G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R। G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट। अब ये निकालते कैसे हैं ये बता दूंगा मैं। जैसे हमने पढ़ा था कि h हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, अगर सरफेस से h हाइट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी होती है gm, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी अपन ने पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh, और ये h क्या होता था, सिर्फ h को हम काउंट करते थे, ये h हाइट को काउंट करते थे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और ये हाइट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है h पे, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी जो होती थी mgh होती थी, ठीक है। तो g कितना होगा यहाँ पे, तो हमने पढ़ा था कि g एट हाइट h की बात करें तो g इक्वल्स टू क्या होता है, कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R प्लस h होल स्क्वायर। अब ये h है, h मतलब हाइट की बात कर रहा है, ये वाला। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी तो mgh होता है, अगर इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दे और ये h को रहने, ये h। अब ये h को हम क्या कर सकते हैं, तो ये h को r प्लस h भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये हाइट टोटल अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक तो वो हो जाएगा। तो अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट करें तो ये हो जाएगा m, उसके बाद gm अपॉन r प्लस h होल स्क्वायर, ठीक है। और ये हाइट जो होगा टोटल वो r प्लस h, ठीक है। अगर हमने ऐसा पुट कर दिया तो क्या होगा, एक r प्लस एच से एक r प्लस एच क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कैपिटल जी एम अपन r। अब यहाँ पे h जो है वो फार फार स्मॉलर देन r है, तो r प्लस h जो होगा वो अप्रोक्सीमेट इक्वल टू h हो जाएगा, क्योंकि इसीलिए हमने h सॉरी अप्रोक्सीमेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। तो हमने जी एच आर प्लस एच को हमने अप्रोक्सीमेट r ले लिया, तो ये कंडीशन यहाँ पे आ गया, ये हो गया जी एम एम अपॉन आर, ये कंडीशन आपका आ गया पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी आप यहाँ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जी एम एम अपॉन आर निगेटिव में, ठीक है। निगेटिव में क्यों, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी इधर होगा, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो हाफ एम बी ई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। अब इसको उधर ले गए
तो हो जाएगा 1/2 MVE स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R। ये स्मॉल m से हम कैंसिल, तो उधर मल्टीप्लाई हो गया, तो VE स्क्वायर इक्वल्स टू 2GM अपॉन R एंड VE इक्वल्स टू स्क्वायर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2GM अपॉन R का अंडर रूट। ठीक है, अब अगर मान लिया जाए हमने नीचे भी R से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी R से कर दिया, तो ये हो जाएगा VE इक्वल्स टू अंडर रूट 2GM R अपॉन R स्क्वायर। और अभी हमने पढ़ा कि GM अपॉन R स्क्वायर क्या होता है, तो GM अपॉन R स्क्वायर G के इक्वल होता है, स्मॉल g, तो GM अपॉन R स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, स्मॉल g। तो आप लिख सकते हैं अंडर रूट 2GR, और इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो g की तो 2 इंटू जी होता है 9.8 इंटू r कितना होता है, तो हमने बताया था 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे, ये 98 है, ये 2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 हो जाएगा। तो आप यहाँ से निकाल लीजिए, देखिए इसको करेंगे तो 19.6 इंटू 6.4 इंटू, देखिए एक जीरो यहाँ एक जीरो यहाँ, तो यहाँ से 100 रहने देते हैं और 100 को बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि ये 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट 100। देखिए हमने क्या किया यहाँ पे 10 स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर 4, अब स्क्वायर रूट करेंगे इसका तो 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर बाहर निकल गया और ये अंदर रह गया, तो ये एक जीरो इसके साथ तो 196 इंटू एक जीरो इसके साथ तो ये 64, इसका स्क्वायर रूट इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 196 जो होता है वो 14 का स्क्वायर और ये इंटू 8, ये आपका आ जाएगा, और इंटू 100 ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे तो 112 इंटू 100 मीटर पर सेकेंड, और इसको डेसिमल में करेंगे तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर किसी भी अर्थ के सरफेस से अगर किसी ऑब्जेक्ट को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से भेजा जाए तो वो कभी भी लौट के वापस नहीं आएगा। देख लीजिए, ये आपका हो गया लेसन कंप्लीट। और रही बात कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की, तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। आप लोग जितना से जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लॉकडाउन में लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सके। और कोई भी डाउट्स हो कमेंट में पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का डाउट्स, और हम उसको नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।